में हुआ था। इनका परिचय विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में स्वतंत्र लेखन इन्होंने किया है। इनकी जो कृतियां हैं वो अधिक नहीं है, परंतु इन्होंने पत्र पत्रिकाएं मीन्स मैगजीन्स जो होते हैं, साप्ताहिक जो होते हैं, उनमें इन्होंने स्वतंत्र लेखन किया है। इनकी जो प्रमुख कृतियां हैं या जो कृति जो इनकी है वो है दिनकर के काव्य में जीवन मूल्य। इन्होंने एक पुस्तक लिखी है, शोध प्रबंध है उनका, वो वह है दिनकर के काव्य में जीवन मूल्य। ये जो गद्य है, ये जो पाठ है, इसके संबंध में हम जान लेते हैं। यह एक यात्रा वर्णन है। रुक्मणी संगल जी की जो यात्रा थी उसका वर्णन उन्होंने अपने शब्दों में इस पाठ के माध्यम से यहाँ पे हमारे समक्ष रखा है। इसमें अपने द्वारा किए गए किसी पर्यटन की अपनी अनुभूतियों, प्रकृति, कला का पर्यवेक्षण, स्थान की विशेषताओं आदि का लगावपूर्ण वर्णन किया जाता है। यात्रा वर्णन जो है वो क्या रहता है कि किसी पर्यटन में कहीं आप घूमने जाते हैं, वहाँ के जो आपके अनुभव है या प्रकृति है, वहाँ की कला है, इन सब की जो विशेषताएं हैं, जो आपको अच्छा लगता है, जो आपको भा जाता है, उसको आप यात्रा वर्णन के द्वारा लोगों के समक्ष रखने का प्रयत्न करते हैं। प्रस्तुत पाठ में वीरभूमि राजस्थान के जोधपुर, जैसलमेर, चित्तौड़गढ़ आदि विविध स्थानों, वहाँ की कला संस्कृति का सजीव वर्णन किया गया है। इस पाठ के द्वारा रुक्मणी संगल जी ने वहाँ का जो शौर्य है, उसके बाद ऐश्वर्य है, विलासिता है, अमोद प्रमोद है, इन सब के द्वारा माध्यम से हमें बताने का प्रयत्न किया है कि जो राजस्थान जो है किस प्रकार से शौर्य के मामले में या ऐश्वर्य के मामले में कैसा अधिक बढ़ चढ़कर है, ये हमें बताने का प्रयत्न इस पाठ के द्वारा रुक्मणी संगल जी ने किया है। आइए हम इस पाठ की शुरुआत करते हैं। पाठ 8वां, वीरभूमि पर कुछ दिन, रुक्मणी संगल जी। गाड़ी अपनी गति से बढ़ रही थी। बठिंडा, हनुमानगढ़, लालगढ़ और बीकानेर होते हुए नागौर पहुंची। अब जो लेखिका है रुक्मणी संगल जी, वो रेल यात्रा कर रहे हैं। तो वो कहाँ कहाँ से गुजरे हैं? बठिंडा, हनुमानगढ़, लालगढ़ और बीकानेर से होते हुए नागौर पहुंचे। यहाँ से मेड़ता पहुंचे तो लगा फिर से पंजाब के आसपास आ गए हैं, क्योंकि राजस्थान सुनते ही किसी के भी मन में, हमारे मन में एक ही बात आती है कि वहां सिर्फ रेत ही रेत होगी, परंतु ऐसा नहीं है। तो लेखिका भी यहाँ पे बताने का प्रयत्न कर रहे हैं। जब वे नागौर पहुंचे, यहाँ से वो मेड़ता पहुंचने लगे तो फिर से पंजाब के आसपास आ गए, ऐसा उन्हें प्रतीत होने लगा, क्योंकि वहां पे उन्होंने बड़ी हरियाली देखी। और ये जो दृश्य है अधिकतर ऐसा लेखिका पंजाब के हैं, तो वो पंजाब के जो जगह है वहां पे अधिकतर हमें हरियाली इस प्रकार से दिखती है। तो मेड़ता के आसपास पहुंचते ही उन्हें वही प्रतीत हो रहा था कि शायद हम वापस से पंजाब के आसपास पहुंच चुके हैं, क्योंकि उन्हें वहां पे कुछ खेत, हरियाली और पशुधन भी दृष्टिगोचर होने लगे थे। दृष्टिगोचर यानी नजरों के सामने से जाने लगे थे। तो जब नजरों के सामने उन्होंने कुछ खेत देखे, हरियाली देखी, पशुधन देखा, पशुधन यानी पशु, बहुत सारे पशु उन्हें नजर आने लगे, तो उन्हें लगा कि वे पंजाब के आसपास किसी क्षेत्र में आ चुके हैं। सायकाल होते होते अपने गंतव्य स्टेशन जोधपुर आ गए। सायकाल, सायकाल का अर्थ होता है शाम का समय, संध्या का समय। और गंतव्य स्टेशन का अर्थ है जहां पे उन्हें पहुंचना था, तो वो होता है गंतव्य स्टेशन, जो उनका अंतिम स्टेशन है जहाँ पे उन्हें
उतरना है। साइकिल होते होते अपना गंतव्य स्टेशन जोधपुर आ गया। आज का हमारा पड़ाव जोधपुर था। यूं भी साइकिल हो चुका था। पड़ाव यानी जहाँ पे हम रुकने वाले हैं, उसे पड़ाव कहते हैं। तो आज का हमारा पड़ाव जोधपुर था। यूं भी साइकिल हो चुका था। स्टेशन के समीप होटल में कमरा मिल गया। सामान वहां रखकर थोड़ा तरोताजा हुए। थोड़ा तरोताजा यानी फ्रेश हुए। 22 दिसंबर अल्पाहार का एक ऑटो रिक्शा लेकर अपनी पहली मंजिल उम्मेद भवन की ओर चल पड़े, जो राई का बाग क्षेत्र में स्थित। 22 दिसंबर की ये बात बता रहे हैं। अल्पाहार कर रिक्शा लेकर अपनी पहली मंजिल, जो उनकी पहली मंजिल थी, यानी उन्हें जो सबसे पहले जहाँ पे पर्यटन स्थल को भेंट देनी थी, वो थी उम्मेद भवन। उम्मेद भवन जो विश्व का विशालतम भवन है। उम्मेद भवन जो है विश्व की सबसे बड़ा भवन कहलाता है। इसके बारे में थोड़ा सा आपको मैं और जानकारी देना चाहूंगा यहाँ पे। उम्मेद भवन पैलेस राजस्थान के जोधपुर जिले में स्थित एक महल है। यह दुनिया के सबसे बड़े निजी महलों में से एक है। निजी यानी पर्सनल जो है। यह ताज होटल का ही एक अंग है। अभी यहाँ पे ताज होटल चलता है। इसका नाम महाराजा उमेद सिंह में मालिक है। कौन है इसका मालिक? महाराजा उमेद सिंह के पुत्र, यानी उनके बेटे के बेटे। अभी वर्तमान समय में इस पैलेस में 347 यानी 347 कमरे हैं। इस उमेद भवन पैलेस को चित्तर पैलेस भी के नाम से भी जाना जाता है। जब इसका निर्माण कार्य चालू था, तब इसे चित्तर भवन के नाम से जाना जाता था, क्योंकि ये चित्तर झील के पास में ही बसा हुआ है, बनाया गया है। यह पैलेस 1943 में बनकर तैयार हुआ था। उमेद भवन पैलेस के निर्माण का इतिहास एक संत द्वारा एक अभिशाप से जुड़ा है, जिन्होंने कहा था कि राठौड़ राजवंश के सुशासन के दौरान एक अकाल पड़ेगा। इस प्रकार प्रताप सिंह के लगभग 50 साल के शासनकाल के अंत के बाद जोधपुर को लगातार 3 वर्षों की अवधि के लिए 1920 के दशक में भीषण सूखे और अकाल का सामना करना पड़ा। इस कठिनाई का सामना करने वाले क्षेत्र के किसानों ने तत्कालीन महाराजा उमेद सिंह, जो कि जोधपुर में मारवाड़ के 37वें राठौड़ शासक थे, को कुछ रोजगार प्रदान करने के लिए मदद मांगी। जब 1920 में यहाँ पे अकाल पड़ा, तो वहाँ के जो लोग थे, किसान थे, उन्होंने वहाँ के राजा से मदद मांगी कि उन्हें कोई रोजगार मिल सके, ताकि वे कठोर परिस्थितियों में बच सके। महाराजा ने किसानों की मदद करने के लिए एक भव्य महल बनाने का फैसला किया था। उन्होंने महल के लिए योजना तैयार करने के लिए वास्तुकार के रूप में हेनरी वॉन लांचेस्टर को उत्तरदायित्व दिया। लांचेस्टर एरविन लुटियंस के समकालीन थे, जिन्होंने नई दिल्ली सरकार के परिसर की इमारतों की योजना बनाई थी। लैनचेस्टर ने गुंबदों और स्तंभों के विशेषताओं को अपनाकर नई दिल्ली भवन परिसर की तर्ज पर उमेद पैलेस का निर्माण किया। जो नई दिल्ली का भवन है, उसी के तर्ज पर उन्होंने उमेद भवन का निर्माण किया। महल को पश्चिमी प्रौद्योगिकी और भारतीय वास्तुकला के समायोजन के रूप में डिजाइन किया गया है। मतलब उसमें जो पश्चिम जो देशों में जिस तरीके से भवन बनाते हैं, वह और हिंदुस्तानी वास्तुकला जो है, भारतीय वास्तुकला है, दोनों का मिलाप हमें इस भवन में देखने को मिलता है। इस पैलेस के 3 भाग अभी हो चुके हैं। एक लग्जरी ताज होटल है, जो 1972 से है। ताज होटल एक शाही परिवार के लिए तथा एक संग्रहालय है। एक जो शाही परिवार है, जिनका ये भवन है,
राजा उमेद जी के जो पोत्र हैं वे वहां पे निवास करते हैं, और एक जो भाग है इसका वो संग्रहालय है। 3 भागों में उसको बांटा गया है। एक में होटल है, एक में शाही परिवार निवास करता है, और एक संग्रहालय बनाया गया है, म्यूजियम। संग्रहालय का अर्थ होता है म्यूजियम। संग्रहालय का जो खुलने का समय है वो 9 बजे से है, 9 बजे खुलता है और 5 बजे तक वो खुला रहता है। महाराजा उमेद सिंह द्वारा निर्मित होने से इसे उमेद भवन कहा जाता है। चित्तर झील के पास होने से इसे चित्तर भवन भी कहते हैं। इसके निर्माण में 20 वर्ष का समय लगा। यह भवन अपनी भव्य एक उत्कृष्ट सज्जा से सज्जित है। इसमें ऐश्वर्य, विलास और अमोद प्रमोद के सभी साधन उपलब्ध है। ये जो भवन है इसमें ऐश्वर्य, विलास और आमोद प्रमोद के सभी जो साधन है यहाँ पे इस महल के अंदर यहाँ पे उपलब्ध है। ऐश्वर्य का अर्थ होता है धन संपत्ति, विलास का अर्थ है आनंद या मनोविनोद के सभी साधन, आमोद प्रमोद है मन बहलाने के लिए जो साधन उपयोग होते हैं। महल के प्रवेश द्वार पर नियुक्त द्वारपाल ने बताया कि महल के 347 कमरों को होटल के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है। जो महल के 343 कमरे हैं उन्हें होटल के रूप में परिवर्तित कर दिया है, ताज होटल के रूप में। एक भाग में शाही परिवार रहता है। होटल में प्रवेश और वहां बैठकर चाय या कॉफी का एक कप एक व्यक्ति पर्यटक के लिए कम से कम 1,000 रुपए खर्च कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है। बच्चों, ये जो लिखा गया है पाठ वो कई वर्षों पहले लिखा गया है। तब एक चाय की कीमत उस होटल में 1,000 रुपए थी, अब शायद कई हजार रुपए में होगी। और वे कहते हैं, जो लेखिका हैं वह कहते हैं कि यहाँ पे अगर 1,000 रुपए की एक कप चाय मिले तो यही कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है। भूतल पर एक म्यूजियम बनाया गया है। भूतल मतलब ग्राउंड फ्लोर जिसे हम कहते हैं वहां पे, जिसमें वहां के राजाओं की, उनके क्रियाकलापों की, युद्ध कौशल, अनेकानेक जानकारियां चित्रों के माध्यम से प्रस्तुत की गई। वहां कौन कौन से राजा हुए हैं, या उनके क्रियाकलाप क्या थे, या उनके युद्ध कौशल कैसे थे, उनके हथियार कौन से थे, कौन से हथियारों का वो वहां पे इस्तेमाल किया करते थे, इन सब की जानकारी वहां चित्रों के माध्यम से वहां पे देने का प्रयत्न म्यूजियम में किया गया है। भवन का मॉडल भी प्रदर्शित किया गया है। जो पूरा महल है उसका एक छोटा सा मॉडल वहां पे रखा गया है। सब कुछ इतना सुंदर, सजीव, भव्य और मनोहर था कि दृष्टि किसी भी चित्र पर चिपक सी जाती थी, जिसे वहां से जबरन हटाना पड़ता था। जो रुक्मणी संगल जी हैं वो कहते हैं कि यहाँ पे जो चित्र थे वो इतने सजीव थे, सजीव यानी जिंदा थे, कि जब उन्हें हम देखते थे तो हमारी नजर वहां पे ही अटक पड़ती थी। वहां से नजर हटाना मुश्किल हो जाता था। जब तक हम जबरन नजर ना हटाए तब तक नजर उन चित्रों से नहीं हटती थी, क्योंकि सब कुछ नजरों के सामने ही हो रहा है ऐसा प्रतीत वहां पे होता था, जिसे वहां से जबरन हटाना पड़ता था, क्योंकि अभी हमें अपने दूसरे गंतव्य की ओर बढ़ना था। गंतव्य था मंडोर गार्डन। अब यहाँ से उन्हें निकलकर कहाँ जाना है? मंडोर गार्डन जाना है, जो उनका दूसरा गंतव्य स्थान था। यह उद्यान मारवाड़ की पुरानी राजधानी मांडवपुर के समीप जोधपुर नरेशों के द्वारा बनाया गया था। मंडोर का प्राचीन नाम मांडवपुर भी था या मांडवेपुर भी था। यह पुराने समय में मारवाड़ राज्य की राजधानी हुआ करती थी। राव जोधा ने मंडोर को असुरक्षित मानकर सुरक्षा के लिहाज से चिड़ियाकूट पर्वत पर मेहरनागढ़ का निर्माण कर अपने नाम से जोधपुर को बसाया था, तथा इसे मारवाड़ की राजधानी बनाया। वर्तमान में मंडोर दुर्ग के भग्नावशेष ही बाकी हैं, जो बौद्ध स्थापत्य शैली के आधार पर बनाया था। इस दुर्ग में बड़े बड़े प्रस्तरों को बिना किसी मसाले की सहायता से जोड़ा गया है।
यह परिहार राजाओं का गढ़ था। सैकड़ों सालों तक यहाँ से परिहार राजाओं ने संपूर्ण मारवाड़ पर अपना राज किया। सन 1395 में चुड़ाजी राठौड़ की शादी परिहार राजकुमारी से होने पर मंडोर उन्हें दहेज में मिला। तब से परिहार राजाओं की इस प्राचीन राजधानी पर राठौड़ शासकों का राज हो गया। मंडोर मारवाड़ की पुरानी राजधानी रही है। मंडोर ने सदियों से होली के दूसरे दिन राव का मेला लगता है। मेले के रूप स्वरूप पर वह परंपरा आज भी सैकड़ों साल पुरानी है। हाल के वर्षों में स्वरूप में जरूर बदलाव हुआ है। अभी जो होली का वहां पे जो त्योहार मनाया जाता है, उस त्योहार मनाने की जो तरीका है उसमें थोड़ा बहुत बदलाव वहां पे देखने को मिलता है। मंडोर का दुर्ग देवल, देवताओं की राल, जनाना उद्यान, संग्रहालय, महल तथा अजीत पोल दर्शनीय स्थल हैं। मंडोर सांप्रदायिक सद्भाव एवं एकता का प्रतीक है। तनापीर की दरगाह, मकबरे, जैन मंदिर तथा वैष्णो मंदिर सभी का एक ही क्षेत्र में पाया जाना इस तथ्य का मजबूत सबूत है। जो मांडेपुर है या मंडोर है, वहां पे दरगाह भी है, मकबरे भी है, जैन मंदिर भी है और वैष्णो मंदिर भी है। तो ये सांप्रदायिक सद्भाव का एकता का प्रतीक भी है। आधुनिक काल में मंडोर में एक सुंदर उद्यान बना है, जिसमें अजीत पोल देवताओं की साल और वीरों का दालान, मंदिर, बावड़ी, जनाना महल, एक थंबा महल, नहर, झील व जोधपुर के विभिन्न महाराजाओं के स्मारक बने हैं, जो स्थापत्य कला के बेजोड़ नमूने हैं। इस उद्यान में देशी विदेशी पर्यटकों की भीड़ लगी रहती है। उद्यान में बनी कलात्मक इमारतों का निर्माण जोधपुर के महाराजा अजीत सिंह व उनके पुत्र महाराजा अभय सिंह के शासनकाल में के समय सन 1714 से 1749 ईस्वी के बीच किए गए हैं। उनके पश्चात जोधपुर के विभिन्न राजाओं ने इस उद्यान की मरम्मत आदि करवाकर शनै शनै इसे आधुनिक ढंग से सजाया और इसका विस्तार किया। मारवाड़ की इस प्राचीन राजधानी में कई प्राचीन स्मारक हैं। हॉल और हीरो में चट्टान से दीवार में तराशी हुई 15 आकृतियां हैं, जो हिंदू देवी देवता का प्रतिनिधित्व करती हैं। अपने ऊंचे चट्टानों चबूतरों के साथ अपने आकर्षक बगीचों के कारण यह प्रचलित पिकनिक स्थल बन गया है। यहाँ पे अधिकतर लोग अभी पिकनिक मनाने के लिए, सहल के लिए वहां पे आया करते हैं। उद्यान में स्थित जनाना महल में वर्तमान समय में राजस्थान के पुरातत्व विभाग ने एक सुंदर संग्रहालय बना रखा है। मतलब यहाँ पे भी एक म्यूजियम बनाया गया है, जिसमें पाषाण प्रतिमाएं, शिलालेख, चित्र एवं विभिन्न प्रकार के कलात्मक सामग्री प्रदर्शित है। जनाना महल का निर्माण महाराजा अजीत सिंह 1707 से 1724 के शासनकाल में हुआ था, जो स्थापत्य कला की दृष्टि से एक बेजोड़ नमूना है। जनाना महल के प्रवेश द्वार पर एक कलात्मक द्वार का निर्माण झरोके निकाल कर किया गया है। इस भवन का निर्माण राजघराने की महिलाओं को राजस्थान में पड़ने वाली अत्यधिक गर्मी से निजात दिलाने हेतु कराया गया था। इसका निर्माण क्यों किया गया है? जो वहां पे कड़ाके की गर्मी होती है, उससे बचाने के लिए वहां के राजघराने की जो महिलाएं थी, उनको बचाने हेतु इसका निर्माण किया गया था जनाना महल का। इसके प्रांगण के में फव्वारे भी लगवाए गए थे। महल प्रांगण में ही एक पानी का कुंड है, जिसे नागगंगा के नाम से जाना जाता है। इस कुंड में पहाड़ों के बीच से एक पानी की छोटी सी धारा सतत बहती रहती है। महल व बाग के बाहर एक 3 मंजिली प्रहरी इमारत बनी है। इस बेजोड़ इमारत को एक थंबा महल कहते हैं। इसका निर्माण भी महाराजा अजीत सिंह के शासनकाल में ही हुआ है। जो मांडेपुर का ही अपभ्रंश रूप मंडोर है। पहले इसे मांडवपुर के नाम से जाना जाता था, परंतु जो मांडवपुर है उसका अपभ्रंश होते गया और धीरे धीरे उसका नाम बदलकर अब मंडोर हो गया है।
यहाँ बनाया गया है भगवान कृष्ण का मंदिर कला की उत्कृष्टता का प्रमाण है। चट्टानों को काट काट कर निर्मित सीढ़ीनुमा उद्यान दर्शनीय है। रानी उद्यान के आगे 3 तलों वाली एक इमारत इसकी प्रहरी जान पड़ती है। मार्ग के दोनों ओर जलाशय हैं, जलाशय यानी पानी की जगह, जहाँ से पानी का स्रोत है। उद्यान में प्रवेश करते ही वहां एक लोकगीत गायक अपने अपने वाद्यों पर किसी न किसी हिंदी या राजस्थानी गीत की धुन छेड़कर उनसे कुछ दक्षिणा की आकांक्षा कर अंदर प्रवेश करते हैं। वहां पे लोकगीत गायक जो होते हैं, जो हिंदुस्तानी गीतों को गाते हैं, वह किसी न किसी हिंदी या राजस्थानी गानों की धुन छेड़ते हैं सितार पे, जो भी उनके पास माध्यम होंगे उसके द्वारा, और वो पर्यटकों से थोड़ी सी दक्षिणा की आस में रहते हैं। रानी उद्यान की बाई और पहाड़ी की एक चट्टान पर वहां के वीरों ने देवताओं की विशाल मूर्तियां बनवाई हैं। यहाँ पे जो पहाड़ी है उसके करीब की पहाड़ी पर देवताओं के, हिंदू देवी देवताओं की विशाल मूर्तियों का वहां पे बनाया गया है। चट्टान को काट कर मूर्तियों को दर्शाया गया है। वह दृश्य अनुपम है। मंडोर गार्डन के दृश्यों से अभिभूत हम मेहरानगढ़ किले की ओर बढ़ने लगे, जो शहर के मध्य में 400 फीट ऊंची पहाड़ी पर 20 फीट से 120 फीट ऊंची दीवार के परकोटे से गिरा है। कंपाउंड वॉल जो होता है उसे परकोटा कहते हैं। इसका निर्माण कार्य 1459 में जोधा जी राव द्वारा कराया गया था। उसके परकोटे में जगह जगह भुर्जियां बनाई गई हैं। इस किले में भव्य प्रवेश द्वार, जयपोल, लोहपोल और फतहपोल बने हैं। यहाँ पे 3 प्रवेश द्वार हैं जिनके नाम हैं जयपोल, लोहपोल और फतहपोल। जयपोल तक आते आते ही शहर नीचे रह जाता है। जब हम जयपोल के जो पहला जो प्रवेश द्वार है वहां तक पहुंचने तक जो शहर है वो काफी नीचे होता है। मतलब ये ऊंचाई बता रहे हैं उसकी, ये जो है इतना ऊंचा पर्वत है, उस पर्वत पे बनाया गया है। और हम काफी ऊपर आ जाते हैं। दोपहर की रेगिस्तानी धूप और शाम की चमकती चांदनी में शहर का भव्य और मनोरम दृश्य ये जहाँ यहाँ से बड़ा ही मनभावन दिखाई देता है। दोपहर की जो रेगिस्तानी धूप है, रेगिस्तानी धूप मतलब कड़ाके की जो गर्मी है वे, और शाम की जो चमकती चांदनी है, इसमें आसपास का जो शहर है वो बड़ा ही मन भावन यानी मन को भाने वाला नजर आता है। इतना सुंदर वहां से वो नजारा दिखता है। ये प्रवेश द्वार जोधाजी राव के विभिन्न वंशजों द्वारा विजय के प्रतीक के रूप में बनवाया गया है। जो पहले वाला जो द्वार है जयपोल, जय यानी विजय, जय का अर्थ क्या होता है? विजय। ये प्रवेश द्वार जो है उनके जो वंशज है उन्होंने जब जब उन्होंने लड़ाई जीती है उसके विजय के प्रतीक के रूप में, प्रतीक यानी सिंबल, सिंबल के रूप में यह जयपोल द्वार जो बनाया गया है। द्वारों की दीवारों पर जोहर करने वाली वीरांगनाओं के हस्तचिन्ह भी बने हैं। द्वारों पर, दीवारों पर जोहर करने वाली, जोहर का अर्थ होता है जब इनके राजा अगर किसी लड़ाई में हार जाते हैं या मर जाते थे, ठीक है, वीरगति को प्राप्त होते थे, उस टाइम उनकी जो रानियां थी या वीरांगनाएं थी, उनकी पत्नी होती थी, वे एक बड़ा से कुंड में आग प्रज्वलित करते हुए उसमें अपनी स्वयं की आहुति दे देती थी। मतलब उसमें कूद के, आग में कूद के अपनी जान देती थी। अगर उनके पति या राजा जो भी है वे अगर लड़ाई में हार जाते हैं या मर जाते थे तो उसे जौहर कहा जाता है। दुर्ग के अंदर कई भव्य और विशाल भवन है, जैसे मोती महल, फूल महल, शीश महल, दौलत खाना, फतेह महल और रानी सागर आदि। महल के अंदर छोटे छोटे फिर से विशाल भवन हैं जिनके कुछ नाम यहाँ पे दिए हैं। यही बैठक खाना तो कहीं दीवाने खास, दीवाने आम हैं, तो कहीं कला की प्रदर्शनी हेतु पेंटिंग से दरिया भी
प्रदर्शित की गई है। यहाँ पे बहुत सारी पेंटिंग का भी प्रदर्शन किया गया है इस महल के अंदर। इसके बाद हम दूसरी पहाड़ी पर स्थित जसवंतथड़ा नाम के विख्यात स्मारक देखने चल पड़े। अब ये जो देखा इन्होंने अभी, इस महल से वो दूसरे महल जो थड़ा है उसकी ओर ये चल दिए। प्रवेश द्वार के एक और महादेव का मंदिर है, तो दूसरी ओर देव सरोवर यानी पानी का बड़ा सा कुंड। यहाँ अनेक पक्षी, भांति भांति की चिड़िया चहचहा कर अपनी प्रसन्नता की सकारात्मक ऊर्जा पर्यटकों को प्रदान कर रही है। मतलब यहाँ पे जो रुक्मणी संगल जी है वो बताना चाहते हैं कि भांति भांति के मतलब बहुत सारे भांति के अलग अलग प्रकार के जो चिड़िया हैं यहाँ पे आए हुए हैं। यह स्मारक 1903 में महाराजा जसवंत सिंह की स्मृति में बनाया गया था। 1903 में यह स्मारक बनाया गया है, और वो किसके स्मृति में, किसकी याद में बनाया गया है? महाराजा जसवंत सिंह जी के याद में। जोधपुर के इन सभी स्थलों को चित्रकला, स्थापत्य कला एवं मूर्ति कला को देखकर भारतीय कलाकारों का सम्मान तथा उन्हें नमन करने का मन करता है। अक्सर हमें देखने को मिलता है बच्चों कि हम विदेशी कलाओं की ओर ज्यादा आकर्षित होते हैं, परंतु अभी हमने बहुत सारी हिंदुस्तान में जो, भारत में जो कलाएं हैं उन्हें अभी तक हमने देखा ही नहीं है। तो उसी बारे में रुक्मणी संगल जी कहते हैं कि जब इन कलाओं को हम देखते हैं तो इन्हें बनाने वाले जो कलाकार हैं या मूर्तिकार हैं उनका सम्मान और उन्हें नमन, मतलब उनको हाथ जोड़ के प्रणाम करने का मन करता है। इतने अद्भुत ये कलाएं हैं, ये मूर्ति कला है, ये जो भवन है, ये सब इतने सुंदर और एकदम मन को भाने वाले हैं। अब सूर्य भी अपनी किरणों को समेट हस्ताचलगामी हो गया था, फलतः हमें भी अपने विश्राम स्थल की ओर बढ़ना था। अब जो सूर्य है वो भी अस्त होते चला था, और इसके स्वरूप जो लेखक हैं रुक्मणी संगल जी, वे कहते हैं कि हमें भी अब अपने विश्राम स्थल, जहाँ पे वो रुके थे, जिस होटल में वो रुके थे, वहां पे बढ़ना था। जोधपुर से जैसलमेर रात्रि की गाड़ी थी। जोधपुर जैसलमेर एक्सप्रेस से तत्काल का आरक्षण कराया और चल पड़े। तत्काल यानी तुरंत जो किया जाता है, समय पे जो किया जाता है। अगली प्रातः को हम जैसलमेर स्टेशन पर उतरे। अगले दिन प्रातः यानी सवेरे सवेरे वो जैसलमेर स्टेशन पर पहुंच गए। समय व्यर्थ न गवाते हुए हम शीघ्र ही होटल की वैन में बैठ गए और थोड़ी ही देर में होटल के स्वागत कक्ष में आसीन थे। वो जैसे ही स्टेशन पे उतरे, तुरंत ही उन्होंने समय व्यर्थ न करते हुए वो जो होटल से वैन उन्हें लेने आई थी उसमें बैठ गए, और थोड़ी ही देर में वो स्वागत कक्ष जो होता है वहां पर वो पहुंच चुके थे। एक कक्ष में हमारा सामान पहुंचाकर दिन भर का कार्यक्रम होटल के मालिक ने ऐसे निर्धारित कर दिया जैसे किसी पूर्व परिचित अतिथि का। मतलब वहां पे जाते ही जो होटल के मालिक थे उन्होंने इनका जो दिनचर्या थी जो अभी इनका निर्धारित कर दिया, यानी उनकी प्लानिंग करके दी, दिन भर में इन्हें कहाँ कहाँ और कैसे घूमना है। और वो इस तरीके से की जैसे कि ये हमारा पूर्व परिचित, हमारा अतिथि था, हमारा कोई परिचित व्यक्ति था जो हमें जानता है, उस प्रकार से उसने उतने ही जल्दी से यह जो उनका दिनचर्या थी वो निर्धारित करके उन्हें बताई। थोड़ी देर के बाद ही नगर भ्रमण की व्यवस्था हो गई। पहले यहाँ का सबसे बड़ा आश्चर्य देखने गए पटुआ की हवेलियां। सबसे पहले जो लेखक हैं रुक्मणी संगल जी, वे क्या देखने गए यहाँ पे? पटुआ की हवेलियां। अपने 5 पुत्रों के लिए इन हवेलियों का निर्माण कराया था। यहाँ की जो हवेलियां हैं उनका निर्माण सेठ पटुआ ने करवाया था उनके 5 पुत्रों के लिए। एक के निर्माण में 12 वर्ष का समय लगा। अब उन्होंने 5 हवेलियों का निर्माण किया और एक एक हवेली बनने में कितना समय लगा? कुल 12 वर्ष का।
शहर के मध्य में खड़ी ये 5 हवेलियां कलात्मक वास्तुशिल्प का अद्भुत नमूना है। इसकी छतें बहुत ही खूबसूरत पत्थर के खंभों पर खड़ी हैं। इसकी छत जो है वो खंभों पे स्थापित है, जिस पे खंभों पे बहुत सी नक्काशियां, मतलब खूबसूरत यानी उस पे कुछ ना कुछ नक्काशियां की गई होगी, इसलिए उसे खूबसूरत कहा गया है। हवेलियों में पत्थर से बनी जालियों का काम, कई पारदर्शक झरोखे, सोने की कलम से की गई चित्रकारी, सीपी और कांच का कार्य पर्यटकों को आश्चर्यचकित कर देता है। यहाँ पे इतनी अद्भुत कलाकारी की गई है, सोने की कलम से है, सीपी है, कांच से की गई है, और यहाँ पे पारदर्शक झरोखे हैं जिन्हें देखते ही पर्यटक आश्चर्यचकित हो जाते हैं। इतना सुंदर ये हवेलियों का निर्माण यहाँ पे किया गया है। धन्य है वे शिल्पकार जिसके जिनके हाथ और मस्तिष्क से ये करिश्मा किया गया है। मतलब यहाँ पे रुक्मणी संगल जी कहते हैं, जो शिल्पकार थे जिन्होंने इन हवेलियों का निर्माण किया है, वह धन्य है कि उनके हाथों की कारीगरी और उनके दिमाग से जो ये कारीगरी की रचना की गई है, वह एक करिश्मा है, अद्भुत है, जिसे वापस शायद ना किया जा सके। आज ही सम का कार्यक्रम भी था। सम एक ग्राम है जो होटल से 11-12 किलोमीटर दूर रेत की चादर पर बसा है। सम एक गांव है, ग्राम है, जहाँ पे एक कार्यक्रम है जो यहाँ से करीब ही है। उस होटल में जहाँ पे वे रुके हुए हैं, वहां से कुल सिर्फ 12 या 11-12 किलोमीटर की दूरी पर वो है। इस सम ग्राम से 1.5-2 किलोमीटर पहले ही जीप ने हमें उतार दिया, जहाँ कई सारे रेगिस्तानी जहाज ऊंट अपनी सवारियों की प्रतीक्षा कर रहे थे। तो जो गाड़ियां थी जो उन्हें लेके जा रही थी, उन्होंने उन्हें 1.5-2 किलोमीटर वहां पे रोक दिया। और जैसे हम जानते हैं कि रेगिस्तान का जहाज क्या होता है, ऊंट होता है। ऊंट सवारियों को उस गांव तक ले जाने के लिए प्रतीक्षा में खड़े थे। हम भी एक जहाज में सवार हो गए, यानी एक ऊंट पे ये सवार हो गए। डर भी लग रहा था, प्रसन्नता भी हो रही थी, उत्सुकता भी थी। जो पहली बार जब हम किसी ऊंट या हाथी जैसे सवारियों पे बैठते हैं, तो कभी-कभी घबराहट भी होती है, पर उसका एक आनंद अलग ही होता है। तो वैसा ही लेखक भी यहाँ पे बता रहे हैं कि हमें डर भी लग रहा था ऊंट पे बैठने के बाद, परंतु साथ ही साथ एक प्रसन्नता भी मन में हो रही थी। हमारी मंजिल थी सूर्यास्त केंद्र बिंदु, जहाँ से वह सूर्यास्त देख सकते थे, यानी सनसेट देख सकते थे। ऊंट की सवारी का यह पहला अनुभव था। ऊंटों की कतारें ही कतारें, सभी पर नर नारी और बाल वृद्ध सवार थे। शायद सभी की हृदय गति वैसे ही धड़क रही थी जैसे हमारी। वह कहते हैं, जिस प्रकार से हमें ऊंट पे बैठने के बाद धड़कनें बढ़ गई थी, उसी प्रकार शायद ये जो जितने भी ऊंट यहाँ नजर आ रहे हैं और उन पे बैठे हुए सवारी हैं, यानी नर नारी बाल वृद्ध बच्चे बूढ़े, सबकी भी धड़कनें शायद से वैसे ही बड़ी होगी। फिर भी रोमांचकारी और मनोरंजक, मतलब ये सफर जो था ऊंट पे सवारी का, इसमें धड़कनें तो बढ़ गई थी, परंतु ये रोमांचकारी था और मनोरंजक था। कुछ ऊंट अपनी सवारियों को गंतव्य तक पहुंचा कर वापस आ रहे थे। जब ये जा रहे थे ऊंट पे बैठकर, तो कुछ ऊंट फिर से वहां से लौट रहे थे कि जो आगे नए सवारी आएंगे तो उनको यहाँ तक लाया जा सके, जो नए पर्यटक आएंगे। यहाँ रेत का मखमली गद्दे, जिन पर आपके पग, इतनी रेत इतनी इधर नरम थी, आ, गद्दे जैसी थी, जिसमें जो पैर हैं वह 5-5 उंगल तक नीचे धस रहे थे, मतलब रेत में अंदर की ओर जा रहे थे। पंक्तिबद्ध ऊंटों के कतारे, उन पर रंग बिरंगी पोशाकों में आसीन पर्यटक शायद अपने गिरने के भय से खोए दम साधे बैठे थे। जो ऊंटों पे बैठे पर्यटक थे, वो शायद डर रहे थे कि कहीं
हम यहाँ से गिर ना जाए, इसलिए वो अपनी सूंड पे सब धो के बैठे हुए थे। देखते ही देखते हम सब अपने गंतव्य पर पहुंच गए। जा रहे थे वो अब पहुंच चुके थे, जिसका नाम सम था। बच्चों के खिलौने, दूरबीन, चिप्स, कुरकुरे, खाकड़ा, चाट, पकोड़े जैसे अनेक वस्तुएं लिए विक्रेता चलती फिरती दुकानों की तरह घूम रहे थे। कुछ राजस्थानी कन्याएं और स्त्रियां लोकगीत सुनाकर पर्यटकों को प्रसन्न करने में निमग्न थी। मतलब यहाँ पे कुछ जो राजस्थानी कन्याएं थी या स्त्रियां थी, वहाँ के जो लोकगीत है, राजस्थानी लोकगीत सुनाकर यहाँ पे जो पर्यटक आए हुए थे, उन्हें उनका मन प्रसन्न करने का प्रयत्न किया जा रहा था। अनेक पर्यटक अपने कैमरे के बटन ऑन कर अस्ताचलगामिनी भास्कर को कैमरे में बंद करने के लिए संद थे। यहाँ पे जो कुछ पर्यटक आए थे, उनके साथ उनके पास कैमरा भी था और वे यहाँ पर फोटो खींचने का काम भी किए जा रहे थे। देखते ही देखते चमकता सूर्य ताम्रवर्णी होकर जल्दी जल्दी दूर क्षितिज में लय होता जा रहा था। जो चमकता हुआ सूर्य था वो धीरे धीरे ताम्रवर्णी यानी डूबते वक्त सूर्य जैसा केसरी रंग का होता है, ताम्र जैसा हो जाता है, तो वैसा होते हुए वो क्षितिज की में दूर क्षितिज में लय होता जा रहा था, यानी लुप्त होते जा रहा था। साथ ही पर्यटकों के कैमरों में कैद भी। जैसे जैसे वो लुप्त हो रहा था, तो पर्यटक अपने अपने कैमरों में उसकी तस्वीर निकालते जा रहे थे, क्योंकि यहाँ पे जो खास बात थी वो थी सूर्यास्त केंद्र बिंदु। और सूर्यास्त केंद्र बिंदु के लिए ही यहाँ पे पर्यटक अक्सर आया करते थे। कुल मिलाकर वह जन सैलाब किसी महाकुंभ की याद ताजा कर रहा था। जन सैलाब यानी इतने लोग वहां पे, इतने पर्यटक वहां पे जमा थे कि वह किसी कुंभ के मेले के प्रति प्रतीत हो रहा था। अब सब गाड़ियों की ओर चल पड़े, जो लगभग आधे फलांग पहले खड़ी थी। उस मार्ग में चलते हुए उस मखमली फोम के गद्दों की अनुभूति हो रही थी। फोम के गद्दों की अनुभूति यानी रेत को एक कह रहे हैं। इतने नरम थे वो कि वो मखमली गद्दे जैसे प्रतीत हो रहे थे। जीप पर सवार हुए और आ गए जहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा रात्रि भोज का प्रबंध था। अब वे लोग जीप पर सवार होते हुए जहाँ पे सांस्कृतिक कार्यक्रम था वहां पे पहुंच गए, और यहीं पे उनका रात्रि भोज था, मतलब रात का खाना था। मध्य में अग्नि प्रज्वलित की गई थी। मध्य में यानी सेंटर में आग जलाई गई थी। तीनों ओर दर्शकों के बैठने की व्यवस्था थी और एक और प्रस्तुति देने वाले कलाकारों का मंच बनाया गया था। मंच यानी स्टेज बनाया गया था, और तीन और पर्यटक जो आए थे उनको बैठने की व्यवस्था वहां पे की गई थी। उसमें राजस्थान के जाने माने कलाकारों ने वहां की लोक संस्कृति को नृत्य, नाटिका और गायन के माध्यम से जो प्रस्तुति दी वह अद्भुत थी। यहाँ पे जो कलाकार थे उन्होंने राजस्थान की जो संस्कृति थी, नृत्य थे, नाटिका थी, उसके माध्यम से ये संस्कृति को दर्शाने का प्रयत्न किया। और जो उन्होंने प्रस्तुति दी थी, जिस प्रकार से उन्होंने वहां पे उसका, जैसे हम कहेंगे, प्रेजेंटेशन किया था, वो बड़ा ही अद्भुत था। देश विदेश में प्रस्तुति देने वालों का यह संगम दर्शकों को भाव विभोर किए था। अब ये जो कलाकार थे वे देश विदेशों में भी प्रस्तुति देते थे, मतलब अपना जो कार्यक्रम है उसे अलग अलग जगहों पर जाके प्रस्तुत किया करते थे। और वे इतना अच्छे से किया कि मन जो था वो विभोर हो चुका था। रात्रि भोज की तैयारी संपन्न हो चुकी थी, रात के खाने की जो तैयारी थी वो भी पूरी हो चुकी थी। भोजन में राजस्थानी व्यंजनों का वैविध्य था। भोजन में अधिकतर क्या था, राजस्थानी व्यंजन थे, और अलग अलग प्रकार के कई व्यंजन वहां पे बनाए गए थे। सेल्फ सर्विस जैसा रुचे, जितना रुचे लीजिए, खाइए, आनंद उठाइए, इस तर्ज पर सब भोजन कर रहे थे। वहां पे सेल्फ सर्विस थी, और जिसको जितना चाहिए, जैसा चाहिए और जो चाहिए वह खा सकते थे, और वह भोजन का वहां पे आनंद उठा सकते थे।
इन सब स्मृतियों के साथ होटल वापस आए। वहां से भी सामान उठा, पुनः स्टेशन, वही रात्रि यात्रा, और पहुंच गए जोधपुर। जो इनका अगला पड़ाव था वो कौन सा है? जोधपुर है, जो उन्होंने रात की यात्रा में ही पूर्ण किया। जैसलमेर से चित्तौड़ जाने की यात्रा कर हम 24 दिसंबर के सायकाल तक चित्तौड़गढ़ पहुंच गए। 24 दिसंबर को वो कहाँ पे पहुंच गए हैं? चित्तौड़गढ़ पहुंच चुके थे। चित्तौड़गढ़ का नाम आय या चेतक का तुरंत एक वीर, साहसी और स्वाभिमानी देशभक्त का चित्र मानस पटल पर सजीव हो उठता है। जैसे यहाँ पे जो संगल जी हैं वो बताना चाहते हैं कि चित्तौड़गढ़ का नाम आया चेतक का, हमारे सामने एक तुरंत एक वीर योद्धा का एक चित्र मानस पटल में यानी दिमाग में बन जाता है। वे कौन थे? वो थे महाराणा प्रताप जी, जिन्होंने चित्तौड़ की रक्षा में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। मतलब जो भी कुछ उनके पास था, उन्होंने सिर्फ चित्तौड़ की रक्षा, वहां की प्रजा की रक्षा के लिए सब कुछ अपना जो था वो न्यौछावर कर दिया, लेकिन आत्मसमर्पण नहीं किया। मतलब वो सब कुछ खो चाहते थे, परंतु वो आत्मसमर्पण यानी किसी के सामने झुकने के लिए कभी तैयार नहीं हुए। उन्होंने कभी हार नहीं मानी। भले ही महलों को त्याग कर जंगल में शरण लेनी पड़ी, बच्चों और परिवारों को भूखा रखना पड़ा, विशाल धरती, शैया और खुला विशाल धरती, शैया और खुला नीला गगन चादर रहा, पर हार नहीं मानी। अब यहाँ पे लेखक बता रहे हैं कि जो महाराणा प्रताप जी थे, उन्होंने कभी भी आत्मसमर्पण नहीं किया, हार नहीं मांगी किसी के सामने, वे कभी झुके नहीं, चाहे उन्हें महलों को छोड़ के जंगल में रहना पड़ा, चाहे उनका परिवार जो था वो भूखा रहा। परिवार यानी जो उनके लोग थे, उनके सैनिक थे, वे सबको यहाँ पे परिवार माना जाता है। और वे इस विशाल धरती को अपनी शैया यानी चारपाई मानते थे, और ये नीला गगन ही उनके लिए चादर था। ऐसे ही एक और देशभक्त और स्वाभिमानी की याद ताजा हो जाती है, जिनका नाम है भामाशाह, जिसने अपनी सारी पूंजी अपने स्वामी सम्राट राणा प्रताप के चरणों में अति विनम्र भाव से रख दी। जब महाराणा प्रताप को पैसों की जरूरत थी, पैसे यानी जो उनके सैनिकों के लिए या उनकी लड़ाई की सामग्री के लिए जिन चीजों की जरूरत थी, तो भामाशाह ने उनकी पूरी जो पूंजी थी, उनकी धन दौलत थी, वह सब सम्राट राणा प्रताप के चरणों में दे दी थी। इसी शहर में से मीरा जैसी कृष्ण भक्त की यादें भी जुड़ी। ये जो शहर है चित्तौड़गढ़, यहाँ से देखिए महाराणा प्रताप भी हुए, भामाशाह जैसा सेवक भी हुआ, और साथ ही साथ मीराबाई जैसी कृष्ण भक्त भी यहाँ से ही है, चित्तौड़गढ़ से। ये छोटा सा शहर है, लेकिन इसके कण कण में वीरता, त्याग और भक्ति भाव भरा दिखता है। यह शहर जो है चित्तौड़गढ़ जो है काफी छोटा सा है, परंतु यहाँ पे वीरता की कई मिसालें हैं, त्याग की कई मिसालें हैं, और भक्ति का भी यहाँ पे वर्षाव हमेशा देखने को मिलता है। यहाँ के बाशिंदों की सहजता, सरलता और भाईचारा देखकर सहज ही यहाँ के महापुरुषों के गुणों की अभिव्यक्ति हो जाती है, जो इन्हें विरासत में मिलने प्रतीत होते हैं। यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो नागरिक हैं, वो इतने सहज हैं, सरल हैं, और इनमें इतना भाईचारा नजर आता है कि यहाँ के जो पूर्वज हुए हैं, महापुरुष हुए हैं, उन्होंने इन्हें क्या सीख दी है, उनके व्यक्तित्व से हमें जान पड़ती है, प्रतीत होती है। दर्शनीय स्थलों में एक विशाल दुर्ग है, जिसके विषय में कहा जाता है कि गढ़ों में गढ़ चित्तौड़गढ़, बाकी सब गड़ैया। ये गढ़ इतने मजबूत हैं, विशाल हैं, तो इसके बारे में क्या कहा जाता है? गढ़ों में गढ़ चित्तौड़गढ़, या बाकी सब गड़ैया है। इस गढ़ के अंदर मीरा मंदिर, विजय स्तंभ, गोमुखी कुंड, कालिका मंदिर, पद्मनी महल, जौहर कुंड, कुंभा महल, जैन मंदिर और श्री महाराणा म्यूजियम जैसे अनेक दर्शनीय स्थल हैं। जैन मंदिर में
सभी 24 तीर्थकारों की प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं। यहाँ पे चित्तौड़गढ़ में क्या है, जैन मंदिर भी हैं जहाँ पे जो 24 तीर्थकार होते हैं उनकी प्रतिमाएं जो हैं यहाँ पे स्थापित की गई हैं। सभी प्रतिमाएं श्वेत संगमरमर के आकर्षक पत्थर से निर्मित है। जो यहाँ पे प्रतिमाएं रखी गई है वो किससे बनाई गई हैं? संगमरमर के पत्थर से, जिससे ताजमहल बना है उसी पत्थर से ये भी निर्मित की गई है। पश्चिम की ओर बना रामपोल की किले का मुख्य प्रवेश द्वार है। पश्चिम में जो बना रामपोल है वही किले का जो है चित्तौड़गढ़ किले का मुख्य प्रवेश द्वार है। जैन मंदिर के सामने ही बड़े से गेट में विजय स्तंभ है, जो महाराणा कुंभा द्वारा मालवा के सुल्तान और गुजरात के सुल्तान के संयुक्त आक्रमण की साहसिक विजय के रूप में बनाया गया है। जब यहाँ पे चित्तौड़गढ़ पे मालवा के सुल्तान और गुजरात के सुल्तान ने आक्रमण किया था तो उन्हें महाराणा कुंभा ने हराया था। उसी विजय के स्वरूप में या प्रतिमा में यह विजय स्तंभ का निर्माण किया गया था। यह जौहर कुंड में रानी पद्मिनी जैसी वीरांगनाओं के जौहर की कहानी प्रतिबिंबित है। जौहर के बारे में जैसे बताया, जब राजा या पति जो होता था वो मर जाता था, लड़ाई में योद्धा वीरगति को प्राप्त होता था, तो उस टाइम उनकी रानियां या उनकी पत्नियां जो होती थी वे जौहर में यानी कुंड में आग लगा के उसमें अपनी प्राण की आहुति दे दिया करते थे। तो बताते हैं यहाँ पे रानी पद्मिनी जैसी वीरांगनाएं जो थी उन्होंने भी जौहर की कहानी यहाँ पे प्रतिबिंबित है। मतलब यहाँ पे उन्होंने कूद के अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। तो बच्चों ये पाठ जो यहाँ तक अभी आधा अधूरा ही है, परंतु इसका जो बचा हुआ हिस्सा है, इस पाठ का आगे का जो बचा हुआ पाठ है वो कल के पाठ में हम इसे पूर्ण करेंगे और साथ ही साथ इसके स्वाध्याय के जो प्रश्न उत्तर है इसको हम कल के पाठ में देखेंगे। धन्यवाद। हेलो। हेलो। हेलो।